डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मूंग की आवक को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ। शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन खरीद हेतु पंजीकरण शीघ्र होगा शुरू। ई मित्र पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा सकता है ऑनलाइन पंजीकरण। बिहार सरकार ने किसानों को खरीफ 2025 मौसम में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए की विशेष पहल। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों को परेशानी से बचाने के लिए निगरानी और कार्रवाई दोनों स्तरों पर सख्ती बरतने का दिया निर्देश। 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में 353.96 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन। कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों ही तरह के खाद्यान्नों की बढ़ रही है मांग। जून 2025 तक 27 राज्यों में कुल 49,996 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 का आज है आखिरी दिन। राज्य के 2,400 से अधिक प्रदर्शकों ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के विविध उत्पादों को किया है प्रदर्शित। ये प्रदर्शनी संयुक्त उद्यम और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने का बन रही है महत्वपूर्ण माध्यम। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। समाचार विस्तार से। राजस्थान सरकार ने श्रीगंगानगर जिले में मूंग की आवक को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से प्रारंभ कर दिया है और जिसके लिए किसान अपने जन आधार कार्ड एवं ऑनलाइन गिरदावरी से अपना पंजीकरण ई मित्र पर करवा सकते हैं। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग ने बताया कि राज्य के शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन खरीद हेतु पंजीकरण शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये एवं सोयाबीन का 5,328 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि बिना गिरदावरी के पंजीयन पर खरीद नहीं होगी। ई मित्र केंद्रों को समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन राजफेड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण सावधानी से करने के निर्देश दिए गए हैं। ई मित्र द्वारा नियम विरुद्ध जैसे तहसील के बाहर के किसान का पंजीयन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से खरीफ 2025 की दलहन तिलहन की खरीद हेतु जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होते ही खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण ई मित्र पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा सकता है। किसानों को खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के किसानों को शारदीय खरीफ 2025 मौसम में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। भारत सरकार द्वारा शारदीय खरीफ 2025 के लिए बिहार राज्य हेतु 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 2.20 लाख मीट्रिक टन DAP, 2.50 लाख मीट्रिक टन NPK और 0.50 लाख मीट्रिक टन MOP तथा 0.75 लाख मीट्रिक टन
एसएसपी की आवश्यकता निर्धारित की गई है और इस आलोक में राज्य सरकार ने समय पर आपूर्ति की ठोस व्यवस्था की है। उन्होंने जानकारी दी कि 26 सितंबर 2025 तक राज्य में 1.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.464 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.19 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.62 लाख मीट्रिक टन एमओपी तथा 1.02 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने निगरानी और कार्रवाई दोनों स्तरों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। खरीफ 2025 के दौरान 26 सितंबर तक उर्वरकों के वितरण में अनियमितता के विरुद्ध अब तक 56 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 276 प्रतिष्ठानों के उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द कर दिए गए हैं। सभी जिला कृषि पद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर उपलब्धता और मांग के अनुसार प्रखंडवार उप आवंटन सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रतिष्ठान पर पॉक्स मशीन में प्रदर्शित मात्रा एवं वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री रोकने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। ये दल नियमित रूप से छापेमारी और निरीक्षण कर रहा है। नवादा जिले के राजौली प्रखंड के फुलवरिया जलाशय में पिंजरा मछली पालन शुरू किया गया है, जिसमें मछली पकड़ने के 136 पिंजरे लगाए गए हैं। राज्य की नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री जलाशय मत्स्य विकास योजना से इस योजना में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बिहार के बढ़ते विकास की कहानी पर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये रिपोर्ट। फुलवरिया जलाशय पहुंचने पर लगा कि ये तो पिकनिक स्पॉट है। डैम के बीचों बीच देखने में लगा कि यहाँ तो कोई छोटा सा द्वीप बसा है, लेकिन नीले रंग का टापू सरीखा दिखने वाला यह दृश्य हकीकत में कुछ और था। हम लोगों की सारी भ्रांतियां दूर तब हुई जब हमें पता लगा कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मछली पालन किया जा रहा है। केज फिशिंग एक आधुनिक तकनीक है मछली पालन की, जिसमें प्लास्टिक के बाड़ों यानी पिंजरे में जाल डालकर नियंत्रित वातावरण में जलीय जीवों का पालन किया जाता है। यह बाड़ा पानी में तैरता रहता है और इसमें मछलियां पाली जाती हैं, जिससे कम जगह में अधिक मछलियां पैदा करना संभव हो पाता है। इसमें डालने के बाद में यहीं पे मतलब दाना वगैरह डाला जाता है और इसी में बड़ा होता है ना, और इसी में बड़ा करके इसी से सप्लाई किया जाता है। क्वालिटी बढ़िया है, इसमें पलने के बाद में ग्रोथ भी बढ़िया होता है। हम लोग कोई आके सिखाए हैं सब चीज कि ऐसे कीजिए, इतना दाना दीजिए, इतना जीरा डालिए, इसमें 10 किलो 20 किलो 1 केजी में डाल के एक के से कम 5 क्विंटल के लमसम निकलेगा। इस पहल से स्थानीय किसानों और मछुआरों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फुलवरिया जलाशय में अब तक 136 केज लग चुके हैं, जिसमें कुछ केज हैं जो राज्य योजना से लगे हैं और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना से, और कुछ जो केज लगे हैं वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। यह कुल 4 करोड़ 8 लाख रुपए का है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। यह तकनीक पारंपरिक तालाब की तुलना में कम समय और कम स्थान में मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। इससे इतना उत्पादन करने का हम लोगों का प्लान है कि नवादा जिले के लगभग जो मछली की आवश्यकता है उसका इस जलाशय से पूरा किया जाए। नवादा जिले में 7 जलाशय हैं, जिनमें और जलाशय हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होने के बाद उन जलाशयों में भी इस तरह के सघन मात्स्यिकी के केज पेन लगा करके, अंगुलिकाओं का संचयन लगा करके विकासात्मक कार्य किया जाए। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को 60%, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों को 80% तक सरकारी अनुदान मिलता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और केज मछली पालन में रुचि रखते हैं तो आपको मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना चाहिए, जो आपको योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मत्स्य पालन जो योजना है, संपदा योजना है, उससे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ हो रहा है बल्कि आसपास के लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। कैमरामैन विनय तिवारी और श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नवादा।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 प्रदेश के उद्यमियों को विश्व तक पहुंच बनाने का एक मंच प्रदान कर रहा है। किसानों समेत राज्य के 2400 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी ये दिखा रही है कि अगर मंच मिले तो गांव की मेहनत भी ग्लोबल बाजार में कमाल कर सकती है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 में इस बार कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इस बार मंच पर सिर्फ उद्योगपति ही नहीं बल्कि खेतों की खुशबू भी बिखर रही है। राज्य के 2400 से अधिक प्रदर्शक विभिन्न क्षेत्रों के विविध उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें वस्त्रों से लेकर कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग वाले उत्पाद शामिल हैं। जैविक उत्पादन करने वाले किसानों और किसान उत्पादक संगठनों ने भी यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है एपीओ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों को, हमने इस थीम पे काम किया है कि किसान खेती करेंगे, महिलाएं प्रोसेसिंग करेंगे और बच्चे उनके मार्केटिंग करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल है हम अपने एपीओ के किसानों के द्वारा उस रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं और हमने फिर उन्हीं के बच्चों को कहा कि अब आप अपनी दुकानें खोलें। हमारा फोकस है हेल्दी ईटिंग की तरफ और सबको घर घर जाके ऑर्गेनिक फूड ईटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयर करना एंड हेल्दी ईटिंग की तरफ मूव करना। जैविक उत्पाद का ये फ़ायदा है कि सबसे पहली चीज़ कि उसके अंदर केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ नहीं है, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और सबसे चीज़ है शुद्ध और ताज़ा मिलेगा। इस 5 दिवसीय मेगा ट्रेड शो में जहां देसी उत्पादों की धूम है तो वहीं खेती में काम आने वाले उपकरणों में मल्टी क्रॉप सीडर, मल्चर, रोटोवेटर, बेलन और रोलर से लेकर ड्रोन भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये जो हमारा ड्रोन है ये एक 10 लीटर पेलोड का एक ड्रोन है, एग्रीकल्चरल स्प्रेयर ड्रोन है, जिससे कि आप फर्टिलाइजर्स को या पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। और ये सर 10 मिनट में 1 एकड़ में आपका स्प्रे कर देता है, जिससे कि हमारी समय की बहुत बचत होती है और एक प्रॉपर तरीके से स्प्रे हो पाता है। ये मल्टी क्रॉप सुपर सीडर है, इससे फसलों की सीधी बिजाई की जाती है, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सभी फसलों की बिना जुते हुए जैसे धान की कटाई होती है उसके बाद डायरेक्ट इस मशीन को आप चला के गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। मेले में पराली से बनाई जाने वाली लाभदायक वस्तुओं की भी जानकारी दी जा रही है। किसान हर साल पराली को जलाते हैं, उससे पूरे दिल्ली एनसीआर में धुआं आ जाता है, पॉल्यूशन आता है। उसी समस्या को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग किसानों से पराली कलेक्ट करते हैं, पराली उठाते हैं और उससे पैकेजिंग बनाते हैं। हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है ये बबल रैप, थर्माकोल, फोम पैकेजिंग का अल्टरनेटिव है। उत्तर प्रदेश की ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी न केवल निर्यात के अवसरों की खोज के लिए एक मंच है बल्कि संयुक्त उद्यम, तकनीकी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस शो में किसानों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सच हो रहा है और किसान अपनी मेहनत से विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 यहाँ लगे स्टॉल्स न सिर्फ खेती की नई तकनीक को दिखा रहे हैं बल्कि ग्रामीण भारत की उद्यमिता को भी एक नई पहचान दे रहे हैं। जैविक उत्पाद, मिलेट्स और प्रोसेस्ड फूड्स सबको यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, नोएडा। और भारत का कृषि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े कृषि क्षेत्रों में से एक है। ये खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला का काम करता है। 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 353.96 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया और इसमें 117.51 मिलियन टन गेहूं और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल है। देश भर में 40.21 मिलियन मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले 8,815 शीतगृह जल्द सड़ने वाली वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकेंद्रित भंडारों का विस्तार हो रहा है। जून 2025 तक 5,937 PACA पंजीकृत किए गए हैं और 63,000
492 का कंप्यूटरीकरण किया गया है। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडार योजना जैसी सरकारी योजनाएं भंडारण, प्रसंस्करण और कृषक आय सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों ही तरह के खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है और ऐसे में अनिवार्य वस्तुओं की 12वां महीने उपलब्धता बरकरार रखने में सक्षम भंडारण की केंद्रीय भूमिका है। 30 जून 2025 तक भारत के 27 राज्यों में कुल 49,796 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इन परियोजनाओं से कुल 982.94 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और इन योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुल 4,829.37 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें जैविक के साथ ही पर्यावरण अनुकूल और मिलेट्स जैसे उत्पाद भी शामिल रहे और इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रदर्शित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO के 35 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टॉल में तमाम उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। तमाम राज्यों के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें कि जैविक से लेकर अन्य उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं और ये उत्पाद न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है और इन उत्पादों को जो किसानों का ग्रुप है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और ये उत्पाद जो है पूरे जो ये मेला है वर्ल्ड फूड इंडिया उसमें लोगों को काफ़ी भा रहे हैं। PMFMB के थ्रू हमें काफ़ी सहयोग मिला है जिससे हम हमारी यूनिट की कैपेसिटी 4 गुना कर पाए। पहले हमने एक मशीन परचेज़ की थी बट जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे एक PMFP करके स्कीम है गवर्नमेंट की तो उससे हमने लोन लिया। बैंक ने बहुत आसानी से लोन दिया और हमने अपनी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ाई उससे। तो सत्तू है हमारी, ये मधुबनी की बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लाइक सत्तू ऐसा है कि हमने 3 फ्लेवर्स में इसको निकाला था, एक जलजीरा हो गया, एक चॉकलेट एंड अनदर वन इज स्वीट। लाइक बच्चों लोग को सत्तू वगैरह पसंद नहीं होता था ऐसे, तो हम लोगों ने उन्हें लिए उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर में निकाला। वो दूध में भी आप लगा के मिला के पी सकते हैं उसको। लाइक जो भी डाइट वगैरह लेते हैं, जिम वगैरह जो भी करते हैं उनके लिए बेस्ट है ये। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है इन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। 35 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं जो कि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कि जिनके कि उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और ये उत्पाद जो है यहाँ पर इसके जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर जो उत्पाद हैं FPO के वो किसानों को खासे पसंद आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है इन उत्पादों को देखने और इन्हें खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और GST की दरों में कटौती किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। छोटे कृषि उपकरणों से ट्रैक्टर, उर्वरक और कीटनाशक समेत कई सामान एवं उत्पाद ऐसे हैं जिन पर टैक्स की दरें 12% से घटकर 5% हो चुकी हैं। GST सुधार से किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने GST सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जहां देशवासियों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं सरकार ने खेती किसानी से जुड़े सामानों पर भी टैक्स की दरों को कम करके किसानों के जीवन में बेहतरी लाने का काम किया है। सरकार का कहना है कि GST की नई दरें कृषि और डेयरी क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का प्रतीक हैं। GST सुधारों का प्रभाव छोटे और मध्यम किसानों पर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कृषि मशीनरी और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों पर कम GST से जहां खेती की लागत कम होगी तो वहीं किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। 12% से घटाकर 5% GST किए जाने वाले सामानों में कृषि उपकरणों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, पैडी ट्रांसप्लांटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल समेत अन्य कृषि उपकरण, 12 जैव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे शामिल हैं। डेयरी सेक्टर में जहां दूध और पनीर पर 0 GST, तो वहीं मक्खन, घी आदि पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम आदमी को तो लाभ होगा ही, साथ ही किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। लोहा, स्टील, एल्युमिनियम से बने दूध के डिब्बे पर अब 12% की बजाय 5% कर लगेगा।
जलीय कृषि के क्षेत्र में तैयार या संरक्षित मछली पर जीएसटी 12% से घटाकर 5 कर दिया गया है। तो वहीं सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को भी इसी स्लैब में रखा गया है। जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किए जाने वाले सामानों में उर्वरकों में अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड शामिल हैं। इसके अलावा प्राकृतिक शहद पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों, आदिवासी समुदायों और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। तेंदुपत्ता पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 किया गया है। तेंदुपत्ता क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए इस कटौती से इन राज्यों में आजीविका को बल मिलेगा। जीएसटी में जो कटौती हुई है उसका निश्चित ही जो है किसान बंधुओं को लाभ होगा, और जिसमें चाहे वो सिंचाई के सामग्री में हो या आपके जो भी कीटनाशक है उसमें जो कटौती हुई है, ट्रैक्टर जैसे महंगी चीज़ों पर जो है जो कटौती हुई है, इन सब का निश्चित ही लाभ जो है किसान बंधुओं को मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है और उत्पादन की लागत भी कम करना महत्वपूर्ण है। ऐसे में जीएसटी की दरों में कटौती से उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिलेगी और कीमतें सस्ती होने से किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकेंगे। कृषि मंत्रालय ने किसानों तक जीएसटी की दरों में सुधारों के लाभ की जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार भी करने का फैसला किया है, ताकि किसान जागरूक हो सकें। खेती किसानी में सबसे बड़ी चुनौती है लागत। सरकार का दावा है कि जीएसटी दरों में कमी होने से अब ये बोझ हल्का होगा। खाद, बीज और ट्रैक्टर जैसे ज़रूरी सामान अब सस्ते हुए हैं, जिसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिलेगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए खरपतवार की रोकथाम एक बड़ी चुनौती है। सितंबर का महीना आलू की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वहीं खरपतवार की वजह से उपज और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन किसान बुआई के समय से ही सही नियंत्रण के लिए उपाय कर लें तो न केवल फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि उत्पादन में 20 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और इस सिलसिले में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आलू की फसल में खरपतवार एक गंभीर समस्या है, क्योंकि खरपतवार मुख्य फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और पोषक तत्वों का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जिससे आलू के कंदों का विकास रुक जाता है। बुआई के बाद शुरुआती 20 से 40 दिन में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। नियंत्रण के लिए किसान बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथालिन जैसे खरपतवार नाशक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, और समय पर नियंत्रण करने से आलू की पैदावार में 20 से 50% तक का इजाफा हो सकता है और फसल की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना शुरू की जा रही है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना से संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी कलेक्टर्स किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 10 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। भावांतर की अवधि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी। किसानों के भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने शनिवार को कहा है कि राज्य जैविक खेती के जरिए मशरूम उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। नाथ ने किसान उत्पादक कंपनी के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में एफपीसी की संख्या तेजी से बढ़ रही है, 53 हो गई है, जबकि 2018 से पहले ये केवल 4 थी। उन्होंने कहा है कि मशरूम सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि ये विटामिन डी, आयरन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर है और सुपरफूड है। ये एक अहम कृषि उत्पाद है। बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु मशरूम की खेती में आगे हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा ने हालांकि दूध, चावल, मछली और अंडों के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन मशरूम के मामले में अभी भी उसे और आगे जाना है। देश के कई राज्यों में मानसून अब भी सक्रिय है। पश्चिमी
विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसे लेकर मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और साथ ही मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी को देखते हुए पालघर और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं IMD ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 2 से 3 दिनों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसी प्रकार की स्थिति अगले 2 दिनों तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रहने की संभावना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी का बड़ा तोहफा मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना जंक्शन से 60 ट्रेनों की सौगात दी है। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं जो दरभंगा, अजमेर, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और छपरा, दिल्ली, आनंद विहार के बीच चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना जंक्शन से 4 नई पैसेंजर ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि नई ट्रेनों से बिहार के यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को 7 नई ट्रेन देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है और इससे बिहार को विकास का पंख लगेगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी हुई है तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। लेह में BNSS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। महाराष्ट्र के जलाशय से भीमा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। सबके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार हो गए हैं? जी सर। गुड। फिर किरण की हार्ड वर्क को देखते हुए उसे भी A+ ही मिला होगा। यस सर, शी डिजर्व्स इट ऑन मेरिट। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्मफल हेतु गुरमाते संगो अस्तव कर्मणि। तुम ये बात बहुत पहले जान चुके हो, ये मुझे पता है, लेकिन किरण ये बात कितना समझती है ये जानना जरूरी है। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर। सीन 1, शॉट 1, टेक 1। ये अपनी शादी के लिए लड़कियां देखने आता है। गरिमा को पसंद करता है तभी तुम्हारी एंट्री हो जाती है। सिमरन को पसंद करता है तभी विक्की की एंट्री हो जाती है। और शर्मिली को पसंद करता है तभी मेरे जॉन की एंट्री होती है। और ये देखता रह जाता है। आजकल सेट पे पूरे यूनिट वाले पहले पहुंच जाते हैं और स्क्रिप्ट बाद में पहुंचती है। इसीलिए फिल्में और सीरियल बहुत हिट हो जाती है। मेरी बात का यकीन करो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो बस गई। बस में कहाँ गई? तुम तो ये खड़ी हो। समधिन वर्सेस समधिन सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।